सुस्वागतम। पथिक इंदौर प्रस्तुत करता है एकल नाट्य शतरंज की मोहरें। हिंदी नाट्य रूपांतर श्री सतीश चौधरी का। मंच पर राहुल प्रजापति, मंच पर प्रकाश योजना अभिजीत बडनेरे, ध्वनि संयोजक नितिन नानेरिया, निर्देशक श्री सतीश चौधरी। तो लीजिए, प्रस्तुत है शतरंज की मोहरें। नमस्कार। इतनी सज्जनता के साथ नमस्कार किया देख आप सब लोग सोच में पड़ गए हो। लेकिन सज्जनों, मेरा नाम ही सज्जन है। हंसी खुशी से किसी से दो शब्द बोल लेना चाहिए, इसी में अपनी सज्जनता है। जनाब, जिंदगी में कभी जेब में 2 रुपये कम हो तो चलेगा, लेकिन 2 दोस्त अगर साथ हो तो उसकी कीमत और अधिक हो जाती है। और जिसका बचपन ही गरीबी में बीता हो, उसमें ये सज्जनता अपने आप ही आ जाती है, और वो मैंने अपने नाम के साथ ही हासिल कर ली। खैर, ऐसी ही गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन किसी के सामने लाचारी से हाथ नहीं फैलाया। दोस्तों की सहायता मुझे बहुत काम आई। जैसे तैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी नौकरी हासिल की, और सरकारी नौकरी का आदेश लेकर मैं अपने गांव से शहर आया। 10,000 मेरी तनख्वाह। मैंने तय किया 4,000 रुपये प्रति माह अपनी माँ को दिया, और बचे हुए 6,000 में अपना गुजारा करना। वैसे शहर में रहकर 6,000 में गुजारा करना कठिन तो था ही। ऑफिस जाना मतलब पहनने को ठीक ठाक 2 जोड़ी कपड़े तो होना ही चाहिए। कभी एक आध बार पिक्चर देखने जाना, 2 बार होटल में खाना खाने जाना, बस ये मेरा सपना था। यहाँ आकर कमरे की तलाश की, कहीं कोई अच्छा कमरा नहीं मिल पा रहा था, और जहां मिल रहा था उसका किराया जीप को पसंद नहीं आ रहा था। ऐसी परिस्थिति देख हमारे साथ में काम करने वाले रमाकांत ने कहा, अरे तुम तो बहुत सज्जन हो, तुम्हें तो कोई भी कमरा दे देगा। तुम एक काम करो, वो रामबाग में होने वाले मकान में अन्ना साहब देशपांडे जी रहते हैं, उनके यहाँ जाकर पूछो, वहां हो सकता है कोई कमरा खाए। अरे भाई, पूछ के देखो। अन्ना साहब के मकान की तलाश में मैं रामबाग पहुंचा, और अन्ना साहब के मकान की तलाश करके ही दम लिया। कहाँ दौड़ते भागते आ रहे हो? देखते नहीं मेरी शतरंज की मोहरें बिछी हुई है, सारी मोहरें नीचे गिर जाएंगी। क्या करूं? कमरे की तलाश में दौड़ते भागते परेशान हो गया मैं। ऐसा है कमरा, और कौन हो कौन तुम? जी, नाम से तो मैं सज्जन हूँ। तुम सज्जन हो या दुर्जन, ये तो नहीं पूछा ना मैंने। जी नहीं पूछा, सज्जन ही मेरा नाम है। सब लोग बाद में यही पूछते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है ठीक है। और वो कमरा वमरा क्या कह रहे थे तुम? जी, तो कोई कमरा है क्या आपके यहाँ किराए से? थोड़ा कम किराए पर चाहिए था मुझे। कमरा किराए से देना है, ऐसा कहीं बाहर लिखा हुआ दिखा क्या तुम्हें? नहीं, बाहर तो लिखा हुआ नहीं दिखा, लेकिन वो मेरे ऑफिस में रमाकांत है ना, उसने मुझसे कहा था कि वो रामबाग में होने वाले मकान में अन्ना साहब देशपांडे जी रहते हैं, उनके यहाँ जाकर पूछो। अरे दया, जरा मेरी टोपी और वो लकड़ी लाना तो, देखता हूँ ये रमाकांत का पिल्ला कौन है। अरे कहाँ जाते हो? ये कोई उम्र है तुम्हारी झगड़ा करने की? और मैं कहती हूँ किसी से 2 शब्द प्यार से बात नहीं कर सकते? वो बेचारा जैसे तैसे तो यहाँ आकर पहुँचा है। हाँ बेटा, क्या नाम क्या है तेरा? जी सज्जन। बहुत अच्छा नाम है। उससे क्या होता है मौसी, रहने के लिए कोई कमरा तो होना ही चाहिए। वैसे कमरे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन किराया कितना? मुझे तनख्वाह 10,000, जिसमें से 4,000 भेजूंगा अपनी माँ के पास। बची हुई 6,000 में 3,000 दिए किराए के, तो 3,000 में मैं अपना महीना कैसे चलाऊंगा? घर में कौन कौन है तुम्हारे? जी, माँ और मंगला, मेरी छोटी बहन। पिताजी मेरे बचपन में ही गुजर गए। माँ ने लोगों के यहाँ काम कर करके मुझे पढ़ाया। वैसे मैंने कहा उसे कि अब लोगों के यहाँ काम करना बंद कर दो, लेकिन वो किसकी सुनने वाली है। वो कहती है जिंदगी भर किया, अब किस बात की शर्म?
अरे तो सभी को ले आता ना यहाँ। मैंने कहा था उसे, लेकिन वो बोली मैं तेरे यहाँ आई तो मेरा लोगों के यहाँ काम करना तुझे शोभा नहीं देगा। तो तू बाबू बन गया ना ऑफिस में, मैं ठीक हूँ अपने गांव में। यहाँ रहकर थोड़े पैसे बचेंगे तो मंगला की पढ़ाई में ही काम आएंगे। खुद तो है अनपढ़, लेकिन पढ़ाई का उसे भारी शौक। धीरे धीरे ही सही, लेकिन साफ साफ हस्ताक्षर करती है वो अपने। जानकी बाई, जानकी बाई। अरे वो कमरे की बात तो रह गई, वो तो रमाकांत ने कहा था इसलिए। ठीक है भाई ठीक है। हनुमान चालीसा आती है क्या तुम्हें? जी, यहाँ आया तब से रोज ही बोलता हूँ। माँ ने कहा अकेले ही पहली बार घर से बाहर रह रहे हो, रात को कभी सोते समय डर लगे तो हनुमान चालीसा बोलकर ही सोया करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। ठीक है भाई ठीक है। और सूर्य नमस्कार आता है क्या तुम्हें? अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक कमरे से सूर्य नमस्कार का क्या संबंध। यहाँ किसको इतनी फुर्सत थी रोज सूर्य नमस्कार लगाने की, लेकिन क्या करना, मैंने तो ठोक दिया। जी आते हैं ना, रोज नहीं लेकिन कभी कभी लगा लेता हूँ 5 साल, और कभी कभी तो 10 भी। क्या कहा? 5 साल? बस अरे इस उम्र में तो कम से कम 100 सूर्य नमस्कार लगाना चाहिए। वो परेशान कर रहे हो बेचारे को। अरे भाई परेशान का है कहा? अब कमरा देना हो तो ठीक से छानबीन नहीं कर लेनी चाहिए क्या आप मुझे कमरा देंगे? हाँ कमरा मिलेगा तुम्हें, लेकिन मेरा इंटरव्यू पूरा होने के बाद। अच्छा ये शतरंज खेलते आता है क्या तुम्हें? खेलते तो नहीं आता, लेकिन वो कमरा मिलने वाला हो और वो भी सस्ते दरों पर, तो शतरंज ही क्या कोई भी खेल सीखने को तैयार है। फिर ठीक है भाई, मैं तुम्हें कमरा दूंगा, लेकिन अप्रेंटिस पर। मतलब 3 महीने तुम्हारा चाल चलन देखूंगा, और वो सब मुझे ठीक लगा तो ही तुम्हें कंफर्मेशन मिलेगी। अरे भाई मैं भी सरकारी नौकरी में था समझे। चलो आओ तुम्हें कमरा दिखला दो। ये है तुम्हारा कमरा, और ये पीछे वाला दरवाजा, लेकिन तुम्हारा आना जाना सामने वाले दरवाजे से ही होगा। और सुनो, हम तुम्हें सज्जू कहेंगे। क्या सज्जू? क्या पसंद नहीं आया हो तो कमरा कैंसिल। नहीं, सज्जू तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन वो किराए के बारे में तो आपने अभी तक कुछ बताया नहीं। बार बार किराए के बारे में मत पूछो, नहीं तो उसी क्षण तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दूंगा समझे। लेकिन मैं अभी तक लाया नहीं। क्या सामान? अरे तो फिर ले आओ जल्दी। क्या तुम आजकल के लड़के बिना बताए कोई काम ही नहीं कर सकते क्या? जी अभी लाता हूँ। और हाँ सुनो, वो शतरंज सीखने का भूलना नहीं। हाँ वो तो मैं एक दिन में ही सीख जाऊंगा। मैं सामान लेकर आया। सामान वैसे कुछ ज्यादा था नहीं, 2-3 बर्तन, एक दरी, एक स्टोव। खाना घर पर ही बनाने का तय किया था मैंने। सामान लाता देख अन्ना साहब बहुत खुश हुए। मैं उन्हें रोकता तब तक तो मेरा कुछ सामान और दरी उठाकर अंदर ले जाने लगे। कमरे के अंदर जाकर देखा तो दया मौसी ने सारा कमरा साफ करके रखा था। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उनके इस उत्साह को देखकर मैं कुछ न बोल सका। मेरा सामान देखकर अन्ना साहब कहने लगे, ये 2-3 बर्तन, एक दरी और एक स्टोव, बस इतना ही सामान है तुम्हारे पास? जी कुछ और अभी धीरे धीरे खरीदूंगा। अच्छा, और ये स्टोव किस लिए भाई? ये सुबह और शाम का खाना बनाने में सही रहेगा ना। सुनो, ये जो स्टोर बर्तन भांडे लाए हो ना, उन्हें वैसे ही वहां ऊपर टाट पर रख दो। आज से तुम्हारा खाना हमारे यहाँ। क्या? नहीं, मैं बना लूंगा खाना। है को क्या सामान बाहर? सुनो, मुझे किसी बात में ना सुनने की आदत नहीं है समझे। और रात को सोने के लिए क्या है तुम्हारे पास? ये फटी दरी
अरे दया, ये देखो नमूना, ये इस फटी दरी पर सोने वाला है। तुम एक काम करो, वो पिछली बार जो गद्दा बनवाया था ना, उसको निकालो। अरे ये लड्डू वो कैसे ला सकेगी 10 किलो का गद्दा? चलो हम ही लेकर आते हैं। नहीं नहीं कहते हुए वो 10 किलो का गद्दा मेरे कमरे में विराजमान हो ही गया। कमरा मिल गया, सोने के लिए गद्दा मिल गया, खाना बनाने से भी मुक्ति मिल गई, साथ ही नाम के अनुसार दयालु दया मौसी का सहारा भी मिल गया। लेकिन अन्ना साहब का स्वभाव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने भी तय कर लिया था जैसे भी हो एडजस्ट करना। खाना खाने का समय हुआ, मैं अपने कमरे में कुछ बैठकर सोच ही रहा था कि अन्ना साहब खुद ही मुझे खाने के लिए बुलाने आ गए। हम तीनों साथ ही खाना खाने बैठे। दया मौसी की भागदौड़ देख मैंने भी उन्हें खाना लगाने में मदद की। अन्ना साहब खुश नजर आ रहे थे, कहने लगे, सजू आज तेरे साथ साथ मेरा भोजन भी कुछ ज्यादा ही हो गया है। कृतज्ञता भरी नजरों से मैंने दया मौसी की ओर देखा और कुछ ना बोलते हुए अपने कमरे में विराजमान हो गया। आज 1 महीने बाद मुझे अपना एक स्वतंत्र कमरा मिला। दरवाजा बंद कर मैंने अपनी खुशी का इजहार किया। अब सवेरे 8 बजे के पहले उठना नहीं, ऐसा मन ही मन सोचते हुए मैं सो गया। लेकिन अन्ना साहब के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। सवेरे 5 बजे ही उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जा। अरे मैं वीडियो बेटा उठो। क्या हुआ अन्ना, इतनी आधी रात को क्यों दरवाजा बजा रहे हो? क्लब में आना। आधी रात तो कब की हो गई? अब तो सुबह के 5 बजे है। 5 पड़ता है, आजा। 5 ही तो बजे ना अन्ना, तो फिर इतनी सुबह उठकर करना क्या है? करना क्या है मतलब, सुबह उठकर कम से कम 4 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक तो होना ही चाहिए। क्या कहा? 4 किलोमीटर? हाँ, और उसके बाद सूर्य नमस्कार भी। हेलो, उठते हो या नहीं? देखो मैं 5 तक गिनती बोलता हूँ, तब तक अगर नहीं उठे ना तो सामान सहित बाहर फेंक दूंगा, याद रखना। 1 2, अन्ना आज का दिन सिर्फ 3, कल से चलूंगा ना मैं। 4, अन्ना प्लीज। 5, उठ गया उठ गया उठ गया। नहीं उठता तो कहाँ जाता, कमरा चाहिए था ना मुझे। भारी मन से उठकर बैठा, मुंह पर पानी मारा, कुल्ला किया और जमाई लेते लेते अन्ना साहब के पीछे पीछे चल पड़ा। 3-4 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद अन्ना रुके और बोले, ये जगह अच्छी है सूर्य नमस्कार के लिए। नहीं नहीं कहते हुए पूरे 25 सूर्य नमस्कार के बाद ही अन्ना साहब के मन को तसल्ली हुई। घर पहुंचते ही दया मौसी ने दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं बहुत थक गया था, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं, लेकिन अन्ना साहब सामने नजर आते थे। मैं नहा धोकर अपने ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। दोनों बड़े उत्साह से कहने लगे, बैग पेन लिया या नहीं? डिब्बा याद रखकर खा लेना, चाय ज्यादा मत पीना। अन्ना साहब कहने लगे, शाम को जल्दी घर आना, तुझे शतरंज खेलना सीखना है। उनका ये प्रेम देखकर मैं मन ही मन सोचने लगा, अरे कौन अन्ना, कौन मौसी और कौन मैं? न घर का न रिश्ते का। लेकिन पता नहीं क्यों मुझ पर इतना प्यार उमड़ रहा था। मैंने ऑफिस जाते समय दोनों के पैर छुए। शाम को जब घर लौटा तो अन्ना साहब शतरंज का डिब्बा दबाकर मेरा इंतजार करते हुए दरवाजे पर ही खड़े थे। मुझे देखते ही अन्ना खुश, कहने लगे, चलो भाई फ्रेश हो जा, तुम्हें शतरंज खेलना सीखना है। कहते हुए हाथ पकड़कर ही अंदर ले गए। आखिर 2.5 घर चलने वाले घोड़े और प्यादों से मेरा परिचय हो ही गया। अन्ना साहब कहने लगे, अजू शतरंज का खेल ऐसा है कि इसमें राजा हो या प्यादा अकेले जी ही नहीं सकता। दोनों को हमेशा एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है। जिंदगी का भी ऐसा ही होता है।
अन्ना साहब के चेहरे पर एक बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति का समाधान लग रहा था। शाम को मौसी को गीता भी पढ़कर सुनाई। कई बार मेरे मन में प्रश्न आता था कि ये लोग मुझे इतना प्यार क्यों करते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं कभी नहीं ढूंढ सका। एक शाम मैं ऑफिस से घर लौटा, मन थोड़ा उदास था, थोड़ा सरदर्द, बदन में कुछ हरारत। होता है कभी कभी ऐसा, इसमें कोई घबराने वाली बात है क्या? लेकिन अन्ना साहब ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। अरे सजू, क्या हुआ बच्चे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आओ आओ आओ, बैठो बैठो भाई बैठो। अरे तुम्हारा तो बदन गर्म लग रहा है। दया, इसे बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर पिलाओ। मैं जरा डॉक्टर के पास जाकर आता हूँ। अरे अन्ना, डॉक्टर की क्या जरूरत है? थोड़ा आराम करूंगा तो सब ठीक हो ही जाएगा। नहीं नहीं, आप तो डॉक्टर के पास जाकर ही आई। अरे भाई, अब तो आदेश हो गया, जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही मेरे दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन इस प्यार को किसी की नजर लग गई। मतलब जो हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अन्ना साहब ने यूं ही राय का पहाड़ बना दिया। एक शाम में दूध लाने बाजार गया हुआ था, तभी मेरे ऑफिस का दोस्त रमाकांत घर पर आया। ये मेरी जाला। ए, कौन हो भाई तुम? हाय, सज्जन है क्या? ये क्या? हाय हाय मतलब हेलो, नमस्कार। हाँ, ठीक है ठीक है। क्या काम है? वो क्या है ना कि सज्जन और मैंने आज रात को पिक्चर का प्लान बनाया। पिक्चर? और वो भी रात को? अरे इस शहर के हालात देख रहे हो तुम? हाँ वो ठीक है, लेकिन बहुत दिनों से हम दोनों पिक्चर देखने नहीं गए ना, इसलिए। नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन सज्जू नहीं आएगा पिक्चर देखने। लेकिन वो सज्जन ने तो चलने को कहा था, वो है कहाँ? कहा होगा तुझे, लेकिन यहाँ बड़ा कौन है? मैं कि सज्जू? बड़े तो आप ही है। ये मेरी बात मानोगे या फिर सज्जू की? बोले रात को पिक्चर देखने जाएंगे, हैं? अरे लेकिन कभी एक आध बार देख लिया पिक्चर तो क्या बिगड़ने वाला? क्या बिगड़ने वाला है? देर रात को पिक्चर देख कर आएगा, फिर रात को देर से सोएगा, फिर सुबह देर से उठेगा, फिर मेरे साथ घूमने कौन जाएगा? सूर्य नमस्कार कौन करेगा? ये सूर्य नमस्कार का क्या चक्कर है? और कभी एक आध बार नहीं गया सूर्य नमस्कार के लिए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? चल निकल यहाँ से, सज्जू नहीं आएगा पिक्चर देखने। ठीक है, जाता हूँ मैं। जिंदगी के सफर में गुजर। कहाँ गया था तू? दूध लाने। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? पिक्चर जाने वाले थे तू, और वो भी रात को। मतलब रमाकांत आ गया यहाँ पर, मैं आपको बताने वाला था। क्या बताने वाले? यही कि देर रात को पिक्चर देखने जा रहा हूँ, फिर रात को देर से घर लौटूंगा, और फिर सुबह देर से उठूंगा, यही ना? लेकिन अन्ना, वही लेकिन वैकिन कुछ नहीं, मैंने वापस भेज दिया उसे। बैठो घर में। यहाँ मेरा एक ही दोस्त था जो मेरी सारी बातें समझ सकता। मैं मन ही मन गुस्सा करते हुए अंदर चला गया। अन्ना साहब पर बहुत गुस्सा हो रहा था, बार बार एक ही रट लगाए हुए था। वो बुढ़ा तेरे ऊपर इतनी हुकूमत दिखाने वाला कौन लगता है तेरा? उसे समझाते समझाते मैं परेशान हो गया। आखिर आज रात को मैं तुम्हारे साथ पिक्चर देखने जरूर चलूंगा, ऐसा कहने पर थोड़ा पसीजा। शाम को ऑफिस से घर आने के बाद खाना खाते समय मैंने अन्ना साहब के सामने बात छेड़ी। क्या बात है संजू, तेरा ध्यान कहाँ है? अन्ना, मैं क्या कह रहा था अन्ना कि वो आज रात को मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ।
क्या फिर वही बात, देर रात को पिक्चर देखने जा रहे हो? अरे इस शहर के हालात देख रहे हो तुम? हाँ ना, वो ठीक है, लेकिन वो आज मैंने रमाकांत से वादा किया है। अरे लेकिन मेरे पूछे बगैर तुमने उससे कैसे वादा कर लिया? सुबह बहुत नाराज हो रहा था अन्ना वो, उसे दुखी होते हुए मैं नहीं देख सकता। मतलब मैं दुखी हुआ तो चलेगा तुम्हें? अन्ना आप गलत समझ रहे हैं, वो मेरा दोस्त है। अच्छा, वो तुम्हारा दोस्त है और हम तुम्हारे कुछ नहीं। अरे जाने दो ना, गया कभी एक आध बार रात को पिक्चर देखने तो क्या बिगड़ने वाला है? अब बच्चा जवान है, होती है इच्छा इस उम्र में अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने की, जाने दो। बस यही गलती करते हो तुम लोग, यही संभालना चाहिए बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से। अरे कौन सा गलत रास्ता लेकर बैठे हो? अब इस उम्र में बच्चे क्या साधु संतों जैसे रहेंगे क्या? अब तुम बीच में मत दो, मैंने एक बार कह दिया संजू पिक्चर देखने नहीं जाए, बस। अन्ना मैं पिक्चर देखने जाऊंगा? क्या कहा? मेरी इच्छा के विरुद्ध? हाँ ना, मेरी मजबूरी। ठीक है बच्चे, जाओ तुम पिक्चर देखो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे करो। हम कौन होते हैं बोलने वाले? अन्ना को थाली से उठते देख मैं भी भोजन छोड़ उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन दया मौसी कहने लगी, नहीं नहीं संजू बेटा, ऐसे भोजन छोड़कर नहीं उठते। सही बात तो ये है कि मेरा मन खाने में लग ही नहीं रहा था, लेकिन दया मौसी के आग्रह पर मैंने अपना खाना पूरा किया। पिक्चर जाने का मन पक्का था, सो मैं पिक्चर देखने गया, लेकिन लौटकर देखा तो घर का नजारा कुछ बदला हुआ था। अंदर आने वाला आगे का दरवाजा बंद था। मैंने पीछे के दरवाजे से घूमकर अपने कमरे में प्रवेश किया। कमरे के अंदर जाकर देखा तो मेरे कमरे का बिजली कनेक्शन काट दिया था। देखकर मन को धक्का ही लगा। अन्ना साहब ने एक तरफा युद्ध घोषित कर दिया था। मुझे लगा सुबह घूमने जाने के लिए अन्ना साहब मुझे जगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उठकर देखा तो घर का बीच वाला दरवाजा भी अंदर से बंद था। अन्ना बाहर गए देख दया मौसी ने 2 बाल्टी पानी मुझे नहाने के लिए दिया और कुछ ना बोलते हुए वो वहां से चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उनकी क्षमा याचना करूं, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। मैंने कुछ दिन इंतजार करने का सोचा, लेकिन 8-10 दिन होने के बावजूद परिस्थिति में मुझे कोई बदलाव नहीं दिखा। सुबह का घूमना, अन्ना के साथ शतरंज खेलना, सूर्य नमस्कार सब बंद हो गया था। कभी कभी अन्ना साहब की ऊंची गर्जना और दया मौसी का उन्हें समझाना मुझे सुनाई पड़ता था। वो कुछ ऐसा, अरे क्या समझता क्या है अपने आप को? किसी सरकारी नौकरी में एक मामूली सा बाबू बन गया है तो क्या कलेक्टर बन गया है क्या? क्या हमने नहीं की कभी नौकरी? थोड़ा धीरे बोलो, वो सुन लेगा। सुनता है तो सुनने दो, धीरे बोलो। बोलूंगा और जोर से बोलूंगा। यहाँ डर है क्या किसी का? और मैं क्या गलत कह रहा हूँ? एक मामूली सा बाबू और मिजाज देखो अधिकारी के। वैसे तो अच्छा है लड़का, हो गई होगी उससे गलती, कुछ नहीं कहती है, उससे माफी मांग ली। खबरदार, अगर तुमने उसे कुछ कहा तो अरे उसे खुद सोचना चाहिए, खुद होकर बोलना चाहिए। बड़ों का मान सम्मान है या नहीं? कभी कुछ सुनना मत मेरी, झगड़ा आपका और जान जाती है मेरी। न खाने में कोई स्वाद, न आंखों में भी। मुझे क्या तकलीफ हो गया? और तुझे क्या लगता है हम इसके बगैर जी नहीं सकते? अरे रहेंगे अकेले, पहले भी अकेले थे। कुछ बिगड़ा है क्या हमारा? जिंदगी रुकती है क्या किसी के बगैर? और तुम भी पगली हो, यूं ही किसी के लिए भी परेशान हो रही हो। अरे कौन सज्जू, कहाँ का सज्जू? हमने सहारा दिया है उसे,
रहने खाने पीने की व्यवस्था हमने की है उसकी, प्यार और दुलार हमने दिया है उसे, और हम ही इसके आगे नतमस्तक हो जाए। अरे हट! हम नहीं झुकेंगे किसी के सामने दया, हम स्वाभिमान से जिएंगे। हमारे प्यार का गलत फायदा उठाते हैं लोग। मैं कहता हूं दया, इंसान किसी से प्यार ना करे, ये प्यार एक छलावा है। जिसने किया किसी से प्यार, वो प्यार कर पछताया है। सारे रिश्तों का मूल होता है जिसे चाहा अपनाता है, उसके प्यार में दिल रोता है, उसके जाने से विकल्प होता है। दिन रात उसी को याद करता है, लोरी उसे सुनाता है, प्यार से उसे खिलाता है, मन मन ही रोया करता है। इंसान किसी से प्यार ना करे, ये प्यार एक छलावा है, ये प्यार एक छलावा है। समझी दया तुम, हमें अपनी कमजोरी साबित करने की जरूरत नहीं है। हम जी सकते हैं अकेले। अरे हमें कोई जरूरत नहीं है किसी की, हमें कोई। अरे क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कितना गुस्सा करते हैं आप। आपके इस व्यवहार से बहुत चिंता रहती है मुझे आपकी। ये सब सुन मैं परेशान हो गया। दरवाजे से धीरे से झांक कर देखा कि ये सब क्या हो रहा है। फिर पीछे के दरवाजे से घूमकर आगे के दरवाजे से कमरे में प्रवेश किया। दया मौसी ने पहले मुझे, फिर अन्ना साहब को देखा। अन्ना साहब अपने आप को संभालते हुए कहने लगे, दया, कह दो इसे, मैं खुद अपने आप को संभाल सकता हूं। झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं है मुझे। ये सुन मैं परेशान हो गया। क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मन ही मन आत्मग्लानि के साथ मैं वापस अपने कमरे में चला गया। अन्ना साहब कहने लगे, देखा तुमने, जरा सा भी लगा उसके मन को, खुला उसका मुंह माफी मांगने को। चला गया ना चुपचाप यहां से। अरे जाएगा नहीं तो क्या? आपने दिया क्या मौका उसे बोलने का? तुम तो उसकी ही तरफदारी करोगी ना। लाडला बेटा है ना तुम्हारा, गरीब बेचारा। देखा आपने, चित भी मेरी, पट भी मेरी। केवल परेशानी, मैं खुद अपने आप को संभाल सकता हूं। झूठी सहानुभूति की जरूरत नहीं है मुझे। जैसे मैं झूठी सहानुभूति दिखाने गया था वहां, माना कि उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी, खाने पीने की व्यवस्था की, माँ बाप का प्यार दिया, इसलिए क्या मैं हमेशा इनके हाथ का खिलौना बनकर रहूं? इनके चाबी बनने पर चलूं और खत्म होने पर रुकूं? क्यों? आखिर क्यों? मैं गरीब हूं इसलिए? मुझे गरज है इसलिए? अरे प्यार क्या इन्होंने ही किया है मुझ पर? और मेरा सुबह जल्दी उठना, उनके साथ घूमने जाना, इच्छा ना होते हुए भी उनके साथ शतरंज खेलना, इसका कोई महत्व नहीं। अरे पिक्चर देखने क्या चला गया, पहाड़ सर पर उठा लिया। बस अब बहुत हो गया। मैंने भी सोच लिया है, ये कमरा अब खाली करना ही है। अगले ही दिन से कमरे की तलाश चालू करेंगे। एक कमरा पसंद आया, लेकिन उसका किराया कुछ अधिक था। लेकिन जब अब खाली करने का सोच ही लिया तो आगे पीछे नहीं देखूंगा। मैंने कमरे का एडवांस दे दिया और दया मौसी को साफ साफ कह दिया, मौसी आज 26 तारीख है, 1 तारीख को मैं ये कमरा खाली करने वाला हूं। दया मौसी की आंखों में पानी देख मेरा मन कुछ अस्वस्थ हो गया, लेकिन मेरा निर्णय पक्का था। मेरी इस घोषणा के दूसरे ही दिन से मुझे घर में एक परिवर्तन दिख रहा था।
अन्ना साहब की गर्जना बिल्कुल बंद हो गई थी। मैं जब भी दरवाजे से धीरे से झांक कर देखता था तो अन्ना साहब मुझे हमेशा शतरंज बिछाए और उस पर मोहरे जमाए शून्य में जमाए नजर आते थे। कभी कभी गहरी लंबी सांस छोड़ते नजर आते थे। ये देख मुझे दुख होता था, लेकिन मेरा निर्णय पक्का था। आखिर एक तारीख आ ही गई। आज ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेना, अपना सामान पैक करना, अन्ना मौसी को नमस्कार करना और ये कमरा खाली करना, ऐसा मैंने कार्यक्रम तय किया था। मैं अपना सामान पैक कर ही रहा था, लेकिन बीच बीच में दरवाजे से धीरे से झांक कर देख लेता था। वैसे ये ठीक नहीं है, लेकिन मुझे तो उत्सुकता थी कि अन्ना साहब का क्या चल रहा है, पता लगा। सामान पैक करने की आवाज तो आ रही है, शायद ये आज जाने वाला है। दया, ये तो आज सचमुच जाने वाला है। तुमने इसे कुछ कहा नहीं दया? दया, मैं जरा दूर तक घूम कर आता हूं, लौटने में शायद थोड़ी देर हो जाए। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, कहीं कुछ कम ज्यादा हो गया तो मैं कहाँ आपको ढूंढते रहूंगी। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं दया, मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जाने दो मुझे। मैं नहीं जाने के लिए कह रही हूं ना आपसे, कभी कुछ सुनना मत मेरी। ठीक है, जाओ। सजू, जा रहे हो? मौसी, सामान तो पैक कर ही लिया है, ख्याल रखना अपना। मौसी, नमस्कार करता हूं। अरे सज्जू, तुम मुझे क्यों नमस्कार करते हो? मैं ही तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ सज्जू, हमें छोड़कर मत जाओ सज्जू, हमें छोड़कर मत जाओ। अरे वो बूढ़ा कितना दुखी है, तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? तुम्हें यहाँ से जाते हुए नहीं देख सकते थे वो, इसलिए खुद ही घर से बाहर चले गए। दूर तक जाकर आता हूं, ऐसा कहकर गए। मुझे बहुत डर लग रहा है उनका। तुम्हारे वियोग की कल्पना से अपना सब कुछ खो बैठे हैं वो। कैसे उनकी सारी भावना किसी चट्टान के नीचे आकर दब गई। लेकिन मैं जानती हूँ, अपने मन की बात वो किसी के आगे नहीं करेगी, अपने दिल की बात किसी को नहीं करेगी। मैं जानती हूँ सज्जू, उनके व्यवहार से तुम्हें तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन सच कहूं, वो तुझ में अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। हमारा सज्जू, हाँ, हमारा भी एक सज्जू था। 28 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चला गया। अरे हमारी खुशियों के लिए वो दूसरे देश नौकरी क्या करने गया, हमारी सारी खुशियां साथ ले गया। वो इस दुनिया से बहुत दूर चला गया। तुम हमारी जिंदगी में आए, हमारी खोई हुई खुशियां फिर से लौट आई। अन्ना साहब के चेहरे पर फिर से खुशी चमकने लगी।
मैं भी कैसी पगली तुमसे कुछ भी बातें करने लगी। अरे मैं जानती हूँ अपनी ही जिंदगी का बोझा अपने आप को ही ढोना पड़ता है। अपनी ही जिंदगी का बोझा अपने आप को ही ढोना पड़ता है। ये देख, मैं अवाक रह गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी मन कहता चल निकल यहां से, अभी नहीं निकला तो कभी नहीं निकल सकता। लेकिन उसी वक्त अन्ना साहब द्वारा सिखाया गया जिंदगी का कड़वा सच मन को घेर लेगा। रज्जू, शतरंज का खेल ऐसा है कि इसमें राजा हो या प्यादा अकेले जी ही नहीं सकता। दोनों को हमेशा एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है। जिंदगी का भी ऐसा ही होता है। और इस तरह कहीं ना कहीं मैं कमजोर पड़ता जा रहा था। शाम का समय था। दया मौसी नीचे बैठकर हरि पाठ पढ़ रही थी और उधर दूसरी तरफ दुखी और भारी मन से अन्ना साहब घर में प्रवेश कर गए। चला गया ना आखिर, निकल गया ना हमें छोड़कर अकेला। अन्ना साहब की हलचल को समझते हुए मैंने पीछे के दरवाजे से घूमकर आगे के दरवाजे से कमरे में प्रवेश किया। बिखरी हुई शतरंज की मोहरों को देखकर विचलित हो गया। मैंने उन बिखरी हुई मोहरों में से एक मोहरा उठाते हुए अन्ना साहब को दिखाते हुए पूछा, अन्ना, शतरंज का खेल शुरू करें? हैं? सचू?